नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ही तथ्य लेकर आए हैं। आज हम नेट के पाठ्यक्रम में शामिल जो 10वीं इकाई है, उसकी संपूर्ण विधाओं में जो किताबें लगी हुई हैं, उनका निचोड़ हम आपके समग्र लेकर आए हैं। जो कल होने वाली नेट की परीक्षा है, उसमें ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी। बहुत ज्यादा प्रश्न आपको इस एक यूनिट से मिलने वाले हैं। इस यूनिट से संबंधित पुस्तकों से जो प्रश्न बनेंगे वो यही से प्रश्न बनेंगे। तो मैराथन क्लास रहेगी, थोड़ा सा लंबी रहेगी, सभी जुड़े रहेंगे। एक उपहार और दे दी आपको। इसके बाद हम जब आएंगे तो व्हाइट बोर्ड पर सभी क्लासेस निःशुल्क लेकर आएंगे। हिंदी की संपूर्ण तैयारी हम निःशुल्क कराएंगे। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और साथ ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी हम निःशुल्क कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जब हम शून्य से क्लासेस शुरू करेंगे उनको भी लाभ हो। चलते हैं फिर आज की इस मैराथन क्लास में। मैराथन क्लास में आज हम पहले देख रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी। इस डायरी में कितने निबंध हैं, किस शैली में है, कितने संस्मरण हैं, कितने पात्र हैं, इन सब का विवरण हम इसमें देखेंगे। देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी की एक साहित्यिक की डायरी, या कहें एक लेखक की डायरी। इसका जो समय है 1964 ईस्वी है। इसका प्रथम संस्करण 1964 ईस्वी को हुआ था। वहीं इसका दूसरा संस्करण 2000 ईस्वी में आया था। यह एक कथात्मक निबंध संग्रह है जो फैंटेसी और मनोविश्लेषणात्मक तर्क के आधार पर मुक्तिबोध जी ने इसे रचा है। इस डायरी में कुल 13 निबंध संकलित हैं। पहला है तीसरा क्षण। जो तीसरा क्षण निबंध है, इसका प्रकाशन नवंबर 1958 ईस्वी में वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो पात्र हैं, इसमें दो पात्र हैं, लेखक और केशव नाम का, और एक स्वयं मुक्तिबोध जी इसमें पात्र हैं। तीसरा क्षण जो निबंध है, और इसका प्रकाशन वर्ष वसुधा पत्रिका में 1958 में हुआ था। दूसरा है जो निबंध एक लंबी कविता का अंत। एक लंबी कविता का अंत सितंबर 1957 में हुआ था और ये नवलेखन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो पात्र हैं, एक लंबी कविता का अंत निबंध में लेखक हैं, लेखक की पत्नी है, शरद जोशी हैं और अक्षय कुमार। तो इसमें 4 पात्र हैं एक लंबी कविता का अंत। तीसरा निबंध है डबरे पर सूरज का बिंब। और डबरे पर सूरज का बिंब, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आगे है हाशिए पर कुछ नोट्स। हाशिए पर कुछ नोट्स, ये आपका अगस्त 1957 ईस्वी में ये भी वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। हाशिए पर कुछ नोट्स वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसमें जो पात्र हैं, लेखक है और लेखक का मित्र है। आगे है 5वां निबंध सड़क को लेकर एक बातचीत। इसका प्रकाशन 1957 में वसुधा पत्रिका में हुआ था और इसमें भी लेखक और लेखक का मित्र पात्र हैं। सड़क को लेकर एक बातचीत। आगे है छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। जो छठा निबंध है एक साहित्यिक की डायरी में, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, ये प्रकाशित हुआ था जनवरी 1958 में वसुधा पत्रिका में। इसमें जो पात्र हैं, लेखक है, लेखक का मित्र है और मित्र की पत्नी है। छठा निबंध संग्रह है इसमें नए की जन्म कुंडली, ये भाग 1 है। इसका प्रकाशन जून 1957 में वसुधा पत्रिका में हुआ था और इसमें भी जो पात्र हैं वो लेखक और एक बुद्धिमान व्यक्ति और लेखक का मित्र है। लेखक यहाँ पर एक बुद्धिमानी के रूप में दृष्टिगत हुआ है और लेखक का मित्र है। नए की जन्म कुंडली भाग 1 में। नए की जन्म कुंडली भाग 2 में इसका प्रकाशन हुआ है जून 1957 में ही हुआ है इसका भी, और ये भी वसुधा पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ है। इसमें भी लेखक है और लेखक का मित्र पात्र है। नवा जो निबंध है वो वीरकर है। वीरकर का प्रकाशन 1957 ईस्वी में वसुधा पत्रिका में हुआ और इसमें वीरकर और लेखक जो है 2 पात्र हैं। आगे है 10वां विशिष्ट और अद्वितीय। विशिष्ट और अद्वितीय जो निबंध है, इसका प्रकाशन अक्टूबर 1958 में वसुधा पत्रिका में हुआ था। पात्रों में मुक्तिबोध स्वयं है, डिप्टी डायरेक्टर लड़का और मुक्तिबोध की पत्नी है। 11वां जो निबंध है कटुयान और काव्य सत्य। कटुयान और काव्य सत्य, इसका प्रकाशन
अक्टूबर 1957 में वसुधा में हुआ था इसका भी प्रकाशन। पात्रों में मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध का मित्र इंदिरा, कृष्ण मुरारी शुक्ल और डॉक्टर पटवर्धन है। एक साहित्यिक की डायरी में जो 11वां निबंध है कटुयान और काव्य सत्य। आगे है 12वां निबंध कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। इसका जो प्रकाशन है अक्टूबर में हुआ था 1957 ईस्वी में। ये भी वसुधा पत्रिका में प्रकाशित है। पात्रों की बात करें इसमें तो मुक्तिबोध है और यशराज है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 का प्रकाशन 1957 अक्टूबर और वसुधा पत्रिका में हुआ था। वहीं जो तीसरा निबंध है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पार्ट 2 कहें तो ये अक्टूबर 1960 में वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो पात्र हैं मुक्तिबोध और यशराज हैं। तो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में जो पात्र हैं वो मुक्तिबोध और यशराज हैं। आगे देखते हैं एक साहित्यिक की डायरी के महत्वपूर्ण कथन। पहला है मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, ये मुक्तिबोध ने कहा है अपनी डायरी में। दूसरा है मन एक रहस्यमय लोक है। मन जो है एक रहस्यमय लोक है, ये भी कथन मुक्तिबोध का है और इसी डायरी विधा से है। अगला है सुंदर यह प्रतीति का संबंध प्रक्रिया से है। ये कथन केशव ने कहा है इस डायरी के निबंध में। अगला है आस्था आस्था की पुत्री है। तो ये जो कथन कहा है मुक्तिबोध जी ने, ये लंबी कविता का अंत निबंध में कहा है। अगला है आलोचक साहित्य का दारोगा है। ये जो कथन कहा है मुक्तिबोध जी ने, ये डबरे और सूरज का जो बिंब निबंध है उसमें कहा है। अगला कथन है कुंठा शब्द मार्क्सवाद की संकर संतान है। यानी कि दो लोगों को कुंठा शब्द मार्क्सवाद की संकर संतान है, ये कथन भी मुक्तिबोध जी का है। बढ़ते हैं अगले शब्द चित्र या कहीं रेखा चित्र की ओर। ये रेखा चित्र है माटी की मूर्ति नाम से रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, और इस रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने रेखा चित्रों को शब्द चित्र कहा है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। यह एक रेखा चित्र विधा की रचना है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 11 रेखा चित्र थे। माटी की मूर्ति जो प्रकाशित हुआ था पहली बार, तो उसमें 11 रेखा चित्र थे। 1946 में जब प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका दूसरा प्रकाशन 1953 में हुआ और इसमें एक रेखा चित्र बढ़ाकर एक रेखा चित्र जब बढ़ा तो इनकी संख्या 12 हो गई। जानेंगे कौन सा रेखा चित्र बढ़ा था रजिया नाम का। आगे है माटी की मूर्ति में 1941 से 1945 तक के बीच में लिखे गए संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने 1941 से 1945 तक के बीच जो लिखे संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं, उनका प्रकाशन किस पुस्तक में किया है, किस रचना में किया है, तो माटी की मूर्ति। इन सभी संस्मरण रेखा चित्रों को रामवृक्ष बेनीपुरी ने शब्द चित्र कहा है। महत्वपूर्ण है किसने अपने रेखा चित्रों को शब्द चित्र कहा है, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला है मानव को अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें हैं। तो मानव को अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें हैं। अगला है माटी की मूर्ति में लिखित सभी रेखा चित्र बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखे थे। किस लेखक ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहकर अपने रेखा चित्र लिखे थे? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। कौन सा लिखा थे? तो माटी की मूर्ति के सभी जो है वो लिखे थे। आगे है इसमें हर व्यक्ति के विषय में बताते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने बचपन के दिनों को किस रेखा चित्र में याद किया है? तो वो माटी की मूर्ति में। आगे है रजिया नाम के रेखा चित्र को दूसरे संस्करण में संकलित करवाया गया है। 1953 में जो आया था जिसमें 12 हो गए थे, वो रजिया नाम का संस्मरण इसमें संकलित हुआ था। आगे देखते हैं माटी की मूर्ति रेखा चित्र में 12 शब्द चित्र कौन कौन से हैं। पहला रजिया, दूसरा बलदेव, तीसरा सरजू भैया, चौथा मंगर, पांचवा रूप की आजी, छठा देव, सातवां है बाल गोविंद भगत, आठवां भौजी, 9 परमेश्वर, 10 बेजू मामा, 11 सुभान खान और 12 बुधिया। यहाँ पर एक चर्चा कर ले, जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे 4 दे देंगे आपको, इन 4 में से कोई 3 उठा के दे देंगे और कहेंगे कि माटी की मूर्ति
जो रेखा चित्र है उसमें कौन सा संकलित नहीं है। अब या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको याद कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हम नवीन तथ्य लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं रजिया जो संस्मरण है, यह संस्मरण रेखा चित्र है। रजिया जो है यह संस्मरण रेखा चित्र है जो माटी की मूर्ति में संकलित है। 1952 में नई धारा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रजिया किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? संस्मरण ये धारा पत्रिका में हुआ था। तथा 1953 में माटी की मूर्ति में प्रकाशित हुआ था। जो माटी की मूर्ति जो संकलित है, संग्रह है, उसमें प्रकाशित हुआ था। 1959 में यह पुनः नवनीत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रजिया संस्मरण पुनः किस पत्रिका में नवनीत प्रकाशित हुआ था? तो यह आपका नवनीत पत्रिका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि रजिया किस पत्रिका में संकलित हुआ था। वहां पे 4 विकल्पों में आपको एक नई धारा मिलेगा और एक नवनीत पत्रिका मिलेगा। कूट में प्रश्न रहेगा A, B, B, C करके 2 पत्रिकाएं और रहेंगी। हंस ले लीजिए या सरस्वती पत्रिका ले लीजिए। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। समय कम था इसीलिए प्रश्नों को नहीं ला पाए। बढ़ते हैं आगे। रजिया शब्द चित्र के पात्र निम्न है। जो रजिया शब्द चित्र है उसके पात्र देख लेते हैं। रजिया है, हसन चुड़ीहारिन है, बीनी की मौसी है, रजिया की पोती है, रजिया के 3 पुत्र हैं। आगे है बलदेव। बलदेव जो संस्मरण रेखा चित्र है, यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। बलदेव नाम का जो शब्द चित्र है ये व्यक्ति प्रधान है। 1946 में मधुकर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ये बलदेव जो संस्मरणात्मक रेखा व्यक्ति प्रधान जो शब्द चित्र है, रेखा चित्र है, ये मधुकर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद देखते हैं 1946 में ही यह माटी की मूर्ति रेखा चित्र में संकलित हुआ। 1946 में ही ये मधुकर पत्रिका में आया था, बलदेव संस्मरणात्मक जो रेखा चित्र है, और फिर 1946 में ही ये संकलन में संकलित हो गया था। इस शब्द चित्र में एक पहलवान व्यक्ति का मार्मिक चित्रण है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के किस संस्मरण में एक पहलवान व्यक्ति का चित्रण किया गया है? तो ये आपका जो विकल्प रहेगा वो बलदेव सही होगा। आगे है बलदेव शब्द चित्र के पात्र निम्न है। बलदेव सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी के मामा रामवृक्ष बेनीपुरी, विधवा मौलवी साहब विशनपुर गांव और पुलिस सुप्रीडेंट्स। बताते चले आपको फास्ट रिवीजन लगाना है इसका, और बार बार आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। हम इस समय फास्ट पढ़ रहे हैं, आप कम समय में अधिक हम ज्ञान दे सके आपको। अगला है सरजू भैया, ये 1942 का है। यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। मंगर जो शब्द चित्र है एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रूपा की आजी भी एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये रही रामवृक्ष बेनीपुरी जी के माटी की मूर्ति जो संस्मरण है, रेखा चित्र है, उसके विशेष तथ्य। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा है, ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। महादेवी वर्मा ने संस्मरण रेखा चित्र बहुत अच्छे लिखे हैं। बढ़ते हैं इन्होंने क्या क्या इसमें विशेषताएं दी है। परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हम आपके सामने लेकर आए हैं। महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्र में अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों की दीनहीन तथा नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेगात्मक चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की रेखा चित्रों में अनुभूति की अभिव्यक्ति, चित्र का बिंब विधान और सूक्ति का प्रभाव एक साथ दिखाई देता है। आगे है ठकुरी बाबा संस्मरण स्मृति की रेखाएं 1943 में संकलित है। यह रहा यहां से महत्वपूर्ण तथ्य। स्मृति की रेखाएं 1943 में जो है ठकुरी बाबा है। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है वो किस रचना में संकलित है? तो ये है स्मृति की रेखाएं में। 7 संस्मरण में से यह ठकुरी बाबा 5वां संस्मरण है। ये जो स्मृति की रेखाएं 1943 का है, इसमें कुल 7 संस्मरण है। देखते हैं। पहला भक्तिन, दूसरा चीनी फेरी वाला, तीसरा पर्वत पुत्र, चौथा है मुन्नू का भाई, 5वां ठकुरी बाबा, छठा विविध, 7वां गुंगिया। महत्वपूर्ण है कौन से नंबर का है, किस संस्करण में कितने संस्मरण है, किस संस्करण में यानी कि स्मृति की रेखाएं रचना में कितने संस्करण प्रकाशित हैं या कितने संस्मरण प्रकाशित हैं।
इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत बन रहे हैं। कौन सा किसमें शामिल नहीं है वही प्रश्न बन जाएगा। गुड़िया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण में संकलित है, तो ये प्रश्न बन जाएगा स्मृति की रेखाएं वाला। अगर आप नहीं पढ़े होंगे इनको तो इत्तेफाक से आप गलत कर जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। ठकुरी बाबा से महादेवी वर्मा की भेंट कहां पर हुई थी, तो प्रयाग के कल्पवास के मैदान में हुई थी। महत्वपूर्ण है। ठकुरी बाबा भाट वंश में पैदा हुए थे। ठकुरी बाबा किस वंश के थे, भाट वंश के थे। ठकुरी बाबा की पुत्री का क्या नाम था, तो उनकी बाबा की पुत्री का नाम बेला था। ठकुरी बाबा की शादी के 1.5 वर्ष बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया था। ठकुरी बाबा की शादी के बाद या उनकी पत्नी का कब निधन हो गया था, तो उनकी शादी के 1.5 वर्ष बाद। ठकुरी बाबा सैदपुर गांव के रहने वाले थे। ठकुरी बाबा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये सैदपुर गांव के रहने वाले थे। इसके प्रमुख पात्र देखते हैं। भक्तिन, वृद्धा ठकुराइन, सहुआइन, विदुर काछी, ब्राह्मण दंपति इसके पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो है आत्मकथा देखते हैं। दलित आत्मकथा है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्धैया। मुर्धैया तुलसीराम जी की दलित आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। यह 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग मुर्धैया जिसका समय 2010 है, वहीं पर दूसरा भाग मणिकर्णिका के नाम से 2014 में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है जिसमें केवल दलित ही नहीं पूरा गांव संपूर्ण लोक जीवन केंद्र में है। ये जो है ये पहली आत्मकथा है। वैसे तो दलित आत्मकथा पहली झूठन है, लेकिन इसमें जो कहने का उद्देश्य है यह वो पहली आत्मकथा है जिसमें केवल दलित ही नहीं पूरा गांव संपूर्ण लोक जीवन केंद्र में है। मुर्धैया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि का विस्तृत ब्यौरा है। जो दलित आत्मकथा मुर्धैया है इसमें दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि का ब्यौरा जो है वो तुलसीराम जी ने दिया है। और यह आत्मकथा अंधविश्वास, हिंदू संस्कृति, सत्ता बनाए रखने के लिए रचे गए षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती है। यह आत्मकथा 184 पृष्ठों की आत्मकथा है और इसमें लेखक ने अपने आरंभिक पढ़ाई से लेकर मैट्रिक यानी कि 10वीं तक की पढ़ाई का वर्णन इसमें किया। आगे बढ़ती है इसी के साथ में। इस आत्मकथा का सार हम थोड़ा सा बता दें। तुलसीराम जो दलित लेखक हैं, आलोचक हैं, उन्होंने ये आत्मकथा लिखी है अपने पूरे ग्रामीण परिवेश को उठा के। इन्होंने जीवन और मृत्यु की चीजों को प्रतीक के रूप में इस आत्मकथा में रखा है। दलितों की क्या दयनीय स्थिति है इसका वर्णन इन्होंने इस आत्मकथा में किया है। बढ़ते हैं आगे। तुलसीराम ने 7 उपशीर्षकों में आत्मकथा विभक्त किया है। आत्मकथा को इन्होंने विभक्त किया है 7 उपशीर्षकों में। पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्धैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा मुर्धैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा भूतिया नागिन, छठा चले बुद्ध की राह, सातवां आजमगढ़ में फाक्सी। यहां आपको बता दें भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस रचना का अध्याय है, ये प्रश्न नवंबर वाली परीक्षा में बन चुका है। इसीलिए आपको शीर्षक भी याद करने पड़ेंगे, अध्यायों के नाम याद करने पड़ेंगे कि किस अध्याय का क्या नाम है और वो अध्याय किस रचना का है। यहां से प्रश्न बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लेखक केंद्र में नहीं है, दलित जीवन केंद्र में है। तुलसीराम की जो आत्मकथा है मुर्धैया, इस आत्मकथा में तुलसीराम स्वयं केंद्र में नहीं है, बल्कि इनका जो दलित जीवन है पूरा जो है ये दलित जीवन या कहें दलित जो विमर्श है ये पूरा इसके केंद्र में है, मुर्धैया आत्मकथा के। आगे बढ़ते हैं। तुलसीराम की आत्मकथा के दोनों भाग मुर्धैया और मणिकर्णिका मृत्यु और मुर्दों से जुड़ी हुई है। मुर्धैया और मणिकर्णिका, इसमें मुर्धैया मृदु। आगे देखते हैं मुर्धैया के पात्र। मुर्धैया जो आत्मकथा है इसके पात्र निम्नलिखित हैं। पहले देखते हैं धीरज। ये जो धीरज पात्र है यह लेखक की मां है और ये गृहिणी है, एक हाउसवाइफ है। आगे है धीरज।
धीरज यह लेखक की मां तथा गृहिणी है। इसके बाद है झूठन, यह लेखक के दादा थे जिन्हें अंधविश्वास के कारण भूतों ने पीट पीट कर मार डाला था। इसका वर्णन भी तुलसीराम जी ने अपनी आत्मकथा में किया है। अन्य पात्रों में देख लेते हैं। मुसरिया है, सोमर है, मुन्नेसर का काका है, सुग्रीव सिंह है, रामधन, तपसी राम, अरुण सिंह, जैदी काका, देवराज, नग्गर काका, मुन्ना काका, मुंशी राम, सूरत, परशुराम, ये पात्र इस आत्मकथा के हैं। बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं क्योंकि पात्रों से कई प्रश्न बनते हैं। आगे है हमारे गांव में जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। ये कथन मुर्दैया आत्मकथा का है। प्रश्न बन सकता है कि हमारे गांव में जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी, ये किस रचना से है या किस विधा का कोटेशन है या किस कविता से या किस किताब से है? तो ये किस रचना से है? ये आपका मुर्दैया आत्मकथा से है। आगे है मुर्दैया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। मुर्दैया किसका नाम है? किसी पात्र का, किसी चारित्रिक पात्र या किसका है? तो यहां पर आपका विकल्प रहेगा आजमगढ़ में जो स्थित लेखक का गांव है और उस गांव में भी जो शमशान घाट होता है, शमशान घाट जहां मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है उसे शमशान घाट कहते हैं, उसका नाम मुर्दैया है। आगे है मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश ने किया। यह कथन तुलसीराम जी का है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मुर्दैया को लेखक के भीतर से खोद खोद कर निकालने का काम किसने किया? तो ये तद्भव जो पत्रिका है कलकत्ता से निकलने वाली, उसके संपादक अखिलेश जी ने किया है। तद्भव आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगली जीवनी देखेंगे प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी ने यह कहानी लिखी है, जीवनी लिखी है अपने पति की। प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी शिवरानी देवी जी हैं। शिवरानी देवी जी ने प्रेमचंद घर में जीवनी में वो तथ्य उजागर किए हैं जो जिनसे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, जो हम ये प्रेमचंद घर में है जीवनी को पढ़कर समझ पाते हैं। देखते हैं। शिवरानी देवी ने 1944 में प्रेमचंद जी की जीवनी प्रेमचंद घर में नाम से लिखी है। शिवरानी देवी ने उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। शिवरानी देवी ने इस जीवनी में बताया है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी प्रेमचंद जी ने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा था तथा पत्नी के प्रति उनका लगाव और भी बढ़ गया था। शिवरानी देवी जी बता रही हैं कि प्रेमचंद जी ने अंतिम दिनों में, जब अंतिम समय आ गया था, उस समय पे भी उन्होंने अपने साहित्य का साथ नहीं छोड़ा था, अपनी लेखनी नहीं छोड़ी थी। इस जीवनी के अनुसार प्रेमचंद का पहला उपन्यास प्रेम को माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रेमचंद घर में है रचना के अनुसार प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास क्या माना जाता है, किसको माना जाता है? तो प्रेम को माना जाता है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कृष्णा 1905 में प्रयाग से छपा था। पत्रिकाओं के माध्यम से जो माना जाएगा वो है कृष्णा 1905 का। इससे पहले अगर हम करें प्रेमचंद घर में है रचना के अनुसार, तो इस रचना के अनुसार जो प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास माना जाएगा वो प्रेम माना जाएगा। आगे है, प्रेमचंद के दो बेटे हैं। पहले श्रीपत राय यानी कि धुन्नु, दूसरे हैं अमृत राय यानी कि बन्नू। इनके उपनाम है। ये भी पूछा जा सकता है कि धुन्नु और बन्नू किस रचना के पात्र हैं। अब शिवरानी देवी जी ने जब अपने पति की जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में, तो उसमें उन्होंने इन दोनों पात्रों का भी जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में है संपूर्ण जीवनी को 88 भागों में दिखाया है। प्रेमचंद से संबंधित 1962 में कलम का सिपाही नाम से अमृत राय जी ने जीवनी लिखी है। ये इन्होंने अपने पिता की लिखी है। पिता और माँ, पुत्र और माँ दोनों ने प्रेमचंद जी पर जीवनी लिखी है। चलते हैं अगले ओर। अब हम देखेंगे एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी की रचना है। इस रचना का प्रकाशन जो हुआ है 2007 में हुआ है
और ये एक आत्मकथा है। ये आत्मकथात्मक कहानी है जिसके 4 भाग हैं। पहला भाग मन्नू भंडारी की कहानी, दूसरे भाग का नाम मन्नू भंडारी के पिता से जुड़ी कहानी, तीसरे भाग का नाम पति राजेंद्र यादव से संबंधित जुड़ी कहानी, और ये जो चौथी कहानी तीसरी है, इसमें मन्नू भंडारी ने विवाह के 35 वर्षों के बाद राजेंद्र यादव से हुए विवाह विच्छेद का वर्णन किया है। यानी कि पति राजेंद्र यादव से संबंधित जुड़ी कहानी जो मन्नू भंडारी ने तीसरा भाग है इसका, उसमें उन्होंने अपने पति और अपने संबंधों का विवरण दिया है। चौथा है शीला अग्रवाल से जुड़ी कहानी, चौथा भाग इसका। इस भाग में शीला अग्रवाल सावित्री गर्ल्स कॉलेज अजमेर में प्रिंसिपल थी। इन पर मन्नू जी ने विवेचन किया है। आगे बढ़ते हैं, संक्षिप्त में चल रहे हैं। मन्नू जी ने बड़ी बेबाकी से अपने जीवन के द्वंद्वों को आत्मकथा के माध्यम से चित्रित किया है। आगे है, आत्मकथा में मन्नू भंडारी ने अपने पति साहित्यकार राजेंद्र यादव के बीच संबंधों का बेबाकी से चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख पात्र देख लेते हैं। जीतमल लुड़िया सुशीला मन्नू भंडारी जी की बहन है। शीला अग्रवाल डॉक्टर अंबालाल जी मिस्टर सेठी, कोमल कोठारी, पुष्पमयी बोस, निर्मला जैन, अमित जी, निर्मल हेमंत, डॉक्टर शैल कुमारी, अर्चना वर्मा, ये इसमें पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं महत्वपूर्ण जीवनी है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रची हुई। इस जीवनी में विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन का संपूर्ण विवरण दिया है। 1974 में विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी थी, यानी कि 1974 में यह पूर्ण होकर प्रकाशित हुई थी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के पिता का नाम मोतीलाल था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विष्णु प्रभाकर ने 1959 में जीवनी लिखनी शुरू की थी और 1973 में इसे पूर्ण किया था। इस जीवनी को लिखने में 14 वर्ष लगे थे। आवारा मसीहा जीवनी लिखकर विष्णु प्रभाकर ने हिंदी और बांग्ला के बीच सेतु का काम किया, यानी कि पुल बनाने का काम किया हिंदी और बांग्ला भाषा के बीच में। आवारा मसीहा जीवनी 3 पर्वों में, यहां पर पर्व कर लीजिए, 3 पर्वों में विभक्त है। पहला है दिशाहारा, यह 18 उपशीर्षकों में विभक्त है जिसके 35 पृष्ठ हैं। दिशा की खोज, यह भी 18 उपशीर्षकों में विभक्त है, इसके 91 पेज हैं। तीसरी है दिशांत, यह है 30 उपशीर्षकों में विभक्त है जिसके 271 पेज हैं। ये शीर्षक भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पहला पर्व देखते हैं दिशाहारा। इस पर्व में विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र जी के बाल्यकाल से किशोरावस्था तक की घटित घटनाओं का वर्णन किया है। आप ध्यान रख के चलिएगा, यदि आप भूल जाते हैं ट्रिक रखिएगा ध्यान। पहले पर्व में उनका बाल्यकाल यानी कि किशोरावस्था तक का, यानी कि 18 से 20 साल तक का जो उनका वर्णन है, 18 साल तक का, उसका वर्णन मिलेगा। दिशा की खोज में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ खोजने का लगता है। जब हम 18 वर्ष के हो जाते तब हम सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें हमारा लक्ष्य क्या है। तो वही दिशा की खोज, हमें किस दिशा में जाना है इसकी खोज करके आप देखेंगे। अगर उन्होंने कुछ परिपक्वता अवस्था में कोई कार्य से संबंधित उनका कथन आता है, आप पकड़ जाइएगा। फिर है यहाँ पे दिशांत यानी कि दिशा का अंत, यानी कि इनका अंतिम। इसमें विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के रंगून से स्वदेश लौटने का वर्णन किया है। रंगून थे, वहां से वापिस आए हैं, तो यानी कि घूम फिर के दिशांत, अपनी दिशाओं का जहां अंत होता है वहां यानी कि अपने देश आ गए। पात्रों में देख लेते हैं, केदारनाथ हैं, विद्यावासिनी, मोतीलाल, भुवनेश्वरी, महेंद्र सुरेंद्र, अक्षय पंडित, मुसाई, शांति कृष्णदास, धीरू, अनिला, ये इस जीवनी के पात्र हैं। आगे है, शरद चंद्र की कहानियां यमुना पत्रिका में छपी थी। शरद चंद्र की कहानियां कहां पर प्रकाशित हुई थी? तो यमुना पत्रिका में छपी थी। शरद चंद्र की पत्नी की मौत प्लेग बीमारी से हुई थी। तो शरद चंद्र जी की जो पत्नी थी, उनकी जो मौत हुई थी वो प्लेग बीमारी से हुई थी। आगे है, शरद चंद्र जी किस विभाग में थे? तो ये क्लर्क के रूप में नियुक्त थे, जिसमें इनका जो वेतन था वो 50 रुपए था। और शरद चंद्र जी का जो निधन हुआ था वो कैंसर होने के कारण हुआ था 16 जनवरी 1938 को। आगे बढ़ते हैं, आगे है
हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं खंड का प्रकाशन 1969 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंडों में विभक्त है। पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर 1970, तीसरा बसेरे से दूर 1978, चौथा 10 द्वार से सोपान तक 1985। क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन के आरंभिक जीवन का संघर्ष मिलता है। इसमें संस्मरण, यात्रावृत्त, कविता आदि अनेक विचार और शैलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों का एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण इसमें मिलता है। आगे है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को स्मृति यज्ञ यात्रा यज्ञ माना जाता है। किसकी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ माना जाता है तो वो बच्चन जी की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के क्या भूलूं क्या याद करूं खंड पर सरस्वती सम्मान मिला था। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने उनके विषय में कहा है कि हिंदी के 10,000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहले घटना बताया जब अपने बारे में सब कुछ इतनी बेवाकी साहस के साथ कह दिया। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कहा है कि हिंदी के 10,000 वर्षों के इतिहास में ऐसी ये पहली घटना है जिसने अपने बारे में सब कुछ बेबाकी से बता दिया है। बच्चन जी के विषय में कहा है। अगला है आप हुदरी, ये रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष 2015 है। यह एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता जी जिद्दी थी, उन्होंने अपनी आत्मकथा जिद्दी लड़की के रूप में अपने को यहाँ पे चिन्हित किया है। रमणिका गुप्ता का मूल नाम रमना है। इनका जन्म 22 अप्रैल 1930 को सनाम पंजाब में हुआ था और इनका निधन 26 मार्च 2019 दिल्ली में हुआ था। इसका प्रथम प्रकाशन प्रथम भाग जो है हादसे नाम से 2005 में प्रकाशित हुआ था। रमणिका गुप्ता की 2 आत्मकथा है, हादसे और आप हुदरी। हादसे का प्रकाशन 2005 में हुआ था। आप हुदरी पंजाबी भाषा का शब्द है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। आप हुदरी किस भाषा का शब्द है? पंजाबी भाषा का शब्द है। आप हुदरी में लेखिका पर संवाद का प्रभाव पड़ा है। इन्होंने संवादात्मक रूप में ये अपनी आत्मकथा लिखी है। आगे देखते हैं। आत्मकथा में लेखिका ने अपना पहला प्रेम बलराम नाम के व्यक्ति के साथ बताया है। इस पुस्तक में लेखिका ने पंजाब की एक कुड़ी मार नामक प्रथा का वर्णन किया है। लेखिका ने इसमें 2 तथ्य महत्वपूर्ण थे। एक, अपने प्रेमी का नाम बलराम बताया है, प्रेमी का नाम, और दूसरा ये कि इन्होंने पंजाब में एक जो कुप्रथा थी, यहां पर प्रथा नहीं है, यहां पर आप कुप्रथा कीजिए, कुप्रथा थी कुड़ी मार, इसका वर्णन इन्होंने किया है। बढ़ते हैं आगे। भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई जी की। यह कहानी भोलाराम का जीव परसाई रचनावली भाग 1 में संकलित है। परसाई रचनावली के 6 खंड हैं। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। परसाई रचनावली के कितने खंड हैं? 6 खंड हैं। यह कहानी सामाजिक, व्यंग्यात्मक और फैंटेसी शैली में लिखी गई है। भोलाराम का जीव उस जनता का प्रतीक है जो भ्रष्ट नौकरशाही, लाल फीताशाही पर कटु व्यंग्य है। इसमें सरकारी कर्मचारी की अमानवीयता, संवेदनहीनता पर भी इस कहानी में प्रहार किया गया है। ये जो कहानी है भोलाराम का जीव, इसमें सरकारी कर्मचारियों की अमानवीयता और संवेदनहीनता का वर्णन हरिशंकर परसाई जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। कहानी के पात्र देख लेते हैं। भोलाराम यह जबलपुर शहर के धमालपुर मोहल्ले का निवासी है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है। इसे रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए हैं और मृत्यु का इसमें 5वां दिन है भोलाराम का। अन्य पात्रों में देखते हैं। चित्रगुप्त है, धर्मराज है, यमदूत, नारद, भोलाराम का परिवार, पत्नी, परिवार में 2 लड़के हैं, एक लड़की, दफ्तर का बाबू, बड़े साहब और चपरासी हैं। आगे बढ़ते हैं। जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र, आप सभी ने पढ़ी होगी। इस कहानी का प्रकाशन 1960 में हुआ है। हास्य व्यंग्य शैली में रचित सामाजिक सांप्रदायिक प्रधान प्रतीकात्मक कहानी है। पात्रों में शायर या कवि का नाम जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है उसका उपनाम ओस है। प्रकाशित रचना कहानी में है ओस के फूल गद्य संग्रह।
अन्य पात्रों में माली चपरासी, क्लर्क, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पिंटेनिया राज्य के प्रधानमंत्री, प्रदेश के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना, प्रकाशन वर्ष 1956 में हुआ था। इस रचना में भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बैठकर लिखने का अद्वितीय प्रयास दिनकर जी ने किया है। तो ये जो है संस्कृति के 4 अध्याय, ये 4 खंडों में विभक्त है। पुस्तक की जो प्रस्तावना है, संस्कृति के 4 अध्याय की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। यह भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है। भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण किस रचना को माना जाता है? संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लिए दिनकर जी को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रचना के माध्यम से पहली क्रांति तब हुई थी जब आर्य भारत आए थे। दूसरी क्रांति रचना के माध्यम से तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस धर्म संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया था। तीसरी क्रांति तब होती है जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। 3 क्रांतियां हो गई हैं। चौथी क्रांति देखते हैं। चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। ये जो आना जाना जो लगा रहा था, जिसमें देश में परिवर्तन हुए हैं, इनको क्रांति का नाम दिया है। इसमें 4 प्रकरण हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में 4 प्रकरण हैं। प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण है। मुख्यतः जो है 4 अध्याय कह सकते हैं हम, इसके 4 अध्याय हैं और उसमें प्रकरण है। तो प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण है, द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण है, तृतीय अध्याय में 12 प्रकरण है और चौथे अध्याय में 17 प्रकरण है। कुल मिलाकर इसमें जो है 39 प्रकरण है संपूर्ण रचना में। प्रथम अध्याय का जो उद्देश्य है भारतीय जनता की रचना, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन किया गया है, जिसमें 3 प्रकरण हैं। पहला भारतीय जनता की रचना, दूसरा आर्य द्रविड़ समस्याएं, तीसरा आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का मिलन। आगे बढ़ते हैं द्वितीय अध्याय में। इसमें प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह का वर्णन है। इसमें 7 प्रकरण हैं। पहला बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, दूसरा जैन धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा वैदिक बनाम बौद्ध मत, यहाँ पर बौद्ध मत है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इन अध्यायों से भी जो प्रकरण है उनसे प्रश्न बन रहे हैं, कौन सा प्रकरण किस अध्याय का है। पांचवा प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, छठा बौद्ध साधना का 7 प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग, तीसरा अध्याय है हिंदू संस्कृति और इस्लाम का वर्णन। इसमें 12 प्रकरण हैं। पहला हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, दूसरा इस्लाम धर्म, तीसरा है मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज। इसके बाद है हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, छठा भक्ति आंदोलन और इस्लाम, सातवां अमृत और हलाहल का संघर्ष, आठवां सिख धर्म, 9 कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, 10वां साहित्य और भाषा का प्रभाव, 11 उर्दू का जन्म और 12 है सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। ये रहा। आगे बढ़ते हैं अगली रचना। आगे है चौथा अध्याय। यह है भारतीय संस्कृति और यूरोप का संबंध नाम से अध्याय का नाम है और इसमें 17 प्रकरण हैं। पहला भारत में यूरोप का आगमन हुआ, फिर दूसरा शिक्षा में क्रांति आई, तीसरा ईसाई धर्म और भारतीय जनता, चौथा हिंदू नवोत्थान, पांचवा ब्रह्म समाज, छठा महाराष्ट्र में नवोत्थान, सातवां आर्य समाज, आठवां थियोसोफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, 9 धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण, 10 कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, 11 प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, 12 स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, 13वां भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, 12 विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण, 15 मुस्लिम नवोत्सव, 16वां सर मोहम्मद इकबाल और 17वां है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन जी की है। इसका समय 1937 ईस्वी है। 1937 ईस्वी में मेरी तिब्बत यात्रा नाम से यात्रा वृतांत लिखा था। यह यात्रा वृतांत
छात्र हितकारी पुस्तक माला दारागंज प्रयाग से प्रकाशित हुआ है। यह डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें 167 पेज हैं, कुल 33 अध्याय और 5 खंड हैं। 5 खंड 33 अध्यायों में ये विभक्त है। पहला खंड है लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा चाड़ की ओर, तीसरा सक्या की ओर, चौथा जेनम की ओर, पांचवा नेपाल की ओर। आगे बढ़ते हैं। पया फेन वो इनसे जो इसमें लिखा है उन्होंने 30/7/1934 को, राहुल सांकृत्यायन ने 30 जुलाई 1934 को पया फेनवो से मित्र प्रिय आनंद को संबोधित किया था। पया फेनवो ये जगह है, यहां से राहुल सांकृत्यायन जी ने 30 जुलाई 1934 को अपने मित्र प्रिय आनंद को संबोधित किया है। लहासा में राहुल जी 2 माह 11 दिन रुके थे। महत्वपूर्ण है, कितने दिन रुके थे लहासा में? तो 2 माह 11 दिन। इस यात्रा में राहुल जी के 4 साथी थे। पहला है लहासा का फोटोग्राफी श्री लक्ष्मी रतन, दूसरा इंची मेंची, तीसरा सोनम ग्यलमाछन यानी पुण्य ध्वज, चौथा गेंदुन छोफेल यानी कि धर्म सगन। लक्ष्मी रतन को लोग नातीला के नाम से जानते थे। नातीला के नाम से किसको जाना जाता था? तो ये है लक्ष्मी रतन जी को नातीला के नाम से जाना जाता था। भलहासा के बाद पहला स्थान तबची का आया था। आगे है नालंदा तिब्बत में जो इन्होंने वहां से लिखा था पत्र डायरी, वो 31 जुलाई 1934 को। पाथा से 8:30 पर 6 खच्चरों के साथ रवाना हुए थे। आगे है उनके स्तूपों में युक्त लड़धड़ यानी कि बैलों का मैदान यहां पर रहेगा। इसके बाद है लड़धड़ पा बड़ा विनय धर्म था, इसे जीवन में सिर्फ 3 बार हंसी आई थी। लड़धड़ पा बड़ा विनय धर्मी था और इसको जीवन में सिर्फ 3 बार हंसी आई थी। प्रमुख पात्र देख लेते हैं। लक्ष्मी रतन लहासा का फोटोग्राफर, लोग इसे नातीला बोलते थे। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। आगे है इंची मेंची, यह राहुल सांकृत्यायन जी का साथी था। इसे आत्मरक्षा के लिए उन्होंने साथ रखा था क्योंकि यह बंदूक चलाना जानता था। सोनम ग्याल मच्छन, फिर है गेंदुन छोफेल, फिर है साक्य श्री भद्र, ये भी पात्र है। ताशी लामा, ये भी पात्र है। पंडित गयाधर, ये भी पात्र है। सुभत प्रज्ञ, जोगमान, को नगरयल, दलाई लामा, लड़धड़पा, रोडसा तोनसाक्य, ये जो है इस रचना के पात्र हैं। राहुल सांकृत्यायन जी की रचना के पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की अंतिम जो रचना देख रहे हैं, अज्ञे जी की यात्रा वृतांत है। अरे यायावर रहेगा याद। यह यात्रा वृतांत 1953 ईस्वी में लिखा गया था। इस यात्रा वृतांत का आरंभ परशुराम के लेख से होता है। महत्वपूर्ण तथ्य हम लेकर आए हैं जो यूनिक है, जहां से प्रश्न बनेंगे। तो परशुराम के लेख से किस यात्रा वृतांत का शुभारंभ होता है? तो अज्ञे जी के यायावर रहेगा याद। इसमें भारतीय यात्राओं को चित्रित किया है अज्ञे जी ने। इस यात्रा वृतांत में ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से लेकर एलोरा की गुफाओं तक का विस्तृत वर्णन किया है। एक बूंद सहसा उछली जो यात्रा वृतांत है अज्ञे जी का, ये यूरोपीय यात्राओं का इसमें वर्णन मिलता है। और जो अरे यायावर रहेगा याद, इसमें भारतीय यात्राओं का वर्णन है। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत में 8 यात्रा वृतांतों का उल्लेख है। पहला परशुराम से तुरखम, एक टायर की राम कहानी है इसमें। दूसरा किरण की खोज, तीसरा देवताओं के अंचल में, चौथा मौत की घाटी में, पांचवा एलोरा, छठा मांझुली, सातवां बहता पानी निर्मला, आठवां सागर सेवित मेखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी तक का इसमें वर्णन है। यह एक क्लासिक यात्रा संस्मरण है। बहता पानी निर्मल के विषय में लिखा गया है। उसमें से कथन है, यूं तो वास्तविक जीवन
में भी काफी घूमा भटका हूं, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। यह अज्ञेय जी का कथन बहता पानी निर्मल जो खंड है, पाठ का अध्याय है, उससे आया है। अज्ञेय जी ने स्वयं को आठवीं कहा है। तो ये रही सारी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण। इनमें जो हम पात्रों के नाम लेकर आए हैं और साथ में अध्यायों के जो नाम लेके आए हैं, प्रकरणों के जो नाम लेके आए हैं, आप उनको एक बार लिख के पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बन रहे हैं। मैं 2 साल से नेट का ही पेपर सॉल्व कर रही हूँ, नेट जीआरएफ के सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि प्रश्न कहां से बन रहे हैं। इसीलिए मुख्य तथ्यों को, माजुली द्वीप पर जो माजुली है, इस पर भी प्रश्न बना है। मुर्दैया का जो पहला अध्याय का नाम है, उस पर भी प्रश्न बना है। बहुत यूनिक तथ्य मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरी देख करके जाइएगा। और अग्रिम सभी को शुभकामनाएं। साथ ही में आपको बता दें कि होली के बाद हम व्हाइट बोर्ड पर जीरो लेवल से क्लासे लेके आ रहे हैं। इसमें हम जितना करवा पाए उतना हम करवा पाए हैं। अग्रिम सभी को शुभकामनाएं। कल आपकी परीक्षा अच्छी हो और आप उत्तीर्ण हो। सभी को धन्यवाद।